हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीईएस क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इंटरिम बजट। हमारा लेक्चर नंबर थर्ड और इंटरिम बजट का आपका ये लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, बाकी थंबनेल से आपको पता चल ही चुका होगा। जीएसटी कलेक्शन डबलिंग की बात की गई है और हम बात करें कि रुपये कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा। जो हमारा 2024-25 का जो हमारा बजट रहने वाला है उसमें बेसिकली बताया गया कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से हमारा रेवेन्यू होगा और रुपीज़ गोज़ टू मतलब कि कहाँ पे हम एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी हम देखते हैं, पूरा कंप्लीट देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ओके, चलो पहले तो हम देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात की गई है गवर्नमेंट ने कि इन्वेस्टमेंट में जो है गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है वो अभी तक काम किया है, अगर हम बात करें पिछले सालों से। ठीक है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये चीज़ बोली गई है कि एफडीआई इनफ्लो जो है भारत में बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यानी कि एक होता है जी आपका एफडीआई इनफ्लो, एक होता है आपका एफडीआई आउटफ्लो। आउटफ्लो इनफ्लो में क्या होता है, ये है जी हमारा भारत। ठीक है, ये सपोज करो ये कंट्री है आपकी ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्री है आपकी अमेरिका, ये कंट्री है आपकी जर्मनी, कोई भी आप कंट्री फॉरेन ले लो। यहाँ से वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है पैसा जो है हमारे देश में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताऊँ, अब सपोज करो जैसे कि बाहर से कंट्री यहाँ पे आके क्या खोल देती है, मैकडोनल्ड खोल देती है ना। तो यहाँ पे प्लांट खुला, डोमिनोज खोल दिया जाता है। तो यहाँ पे प्लांट खुला, अब ये जब ये इस टाइप के प्लांट को यहाँ खोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पैसा लेकर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका मतलब हमारे भारत में पैसा आ रहा है, तो एफडीआई का इनफ्लो देखने को मिल रहा है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो इसको। और एक होता है आपका एफपीआई भी होता है आपका। ठीक है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, वो शेयर मार्केट के रिगार्डिंग होता है, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे उसको। ठीक है, बाकी हमारा इकोनॉमिक का कोर्स जल्द मैं एप्लीकेशन पे इसको भी स्टार्ट करूँगा, लेकिन इससे पहले एप्लीकेशन पे हमारा ऑलरेडी ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है, ये वहाँ पे स्टार्ट किया हो, पहले इनको कवर किया जाएगा, उसके बाद ही मैं आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ये मेरे द्वारा लिया जाएगा। बाकी आईएएस के आपके जो मेंस के कंपोनेंट है वो सारी हमारी टीम लेगी। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट्स मेरे पास ही हैं क्योंकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ही है इसमें और ये मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ये चार कंपोनेंट्स को मैं अपने पास ही रखूँगा, बाकी जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स होंगे आपके वो हमारी टीम के द्वारा ही लिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं क्या बोल रहा था आपको, मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, देखो मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि एफडीआई इनफ्लो की अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा ये चीज़ बोली गई है कि एफडीआई इनफ्लो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब एफडीआई इनफ्लो मैंने आपको क्या बताया क्या होता है। एफडीआई इनफ्लो होता है कि बाहर की जो भी हम देख रहे हैं, बाहर की जो भी हम कंट्रीज़ देख रहे हैं, वो क्या करते हैं हमारे भारत में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। अब डोमिनोज खोल दिया गया, मैकडोनल्ड खोल दिया गया, है ना। इस टाइप के आप देखते हो कि प्लांट्स वगैरह जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ओके, तो इस टाइप के जो भी प्लांट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा हमारे भारत में, ओके, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो पैसा लेकर आएंगे, पैसा हमारे भारत में आया तो क्या ये एफडीआई है। तो एफडीआई इनफ्लो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला, बाहर से पैसा हमारे भारत में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, और डबलिंग देखने को मिली है ऐसा कहना है। अगर हम बात करें 2005 से 2014 तक बात करें, तब का एफडीआई देखें और आज का एफडीआई देखें तो हमें डबलिंग देखने को मिली है 596 बिलियन। ये ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। ओके, तो ये मत समझना कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ये वो ऐसी बातें। ये जो डाटा लिखा हुआ पीआईबी में अगर जाके आप देखो, पीआईबी में जो भी है मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, अपने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। जैसा वहाँ पे लिखा हुआ पीआईबी में वैसे ही मैं आपको जो है इसके वो एक सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ बच्चे होते हैं ना वो थोड़ा सा अलग वे में लेके जाते हैं, तो प्लीज़ आप सिर्फ लेक्चर देखिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के तौर पे ही चीज़ों को समझें, ज़्यादा चीज़ों को जो है पॉलिटिकली जो है मत लें। ठीक है, अच्छा जी, विकसित भारत की बात करते हैं जी। विकसित भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि विकसित भारत भी देखने को मिला है। वो कैसे, हम ये बोलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ जो हम बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो दिया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट जो है उस पैसे का यूज़ करेगी अपनी स्टेट में रिफॉर्म लाने के लिए, है ना। तो हम बोलेंगे एक विकसित भारत बनाने की एक हम बात करेंगे कोशिश की जा रही है। तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये भी चीज़ बोली गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 75,000 करोड़ रुपया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को देगा और स्टेट गवर्नमेंट उन पैसों का क्या करेगी जी, रिफॉर्म करेगी अपनी स्टेट में। और जो पैसा दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को अपनी स्टेट में रिफॉर्म करने के लिए, और जो पैसा दिया गया वो एक इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। अब इंटरेस्ट फ्री लोन मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब ये नहीं होता कि इंटरेस्ट लिया ही नहीं जाएगा।
इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो पहले अगर इंटरेस्ट लिया जाता था 10% का, अब इंटरेस्ट 5% का लिया जाएगा, बट वो भी कुछ टाइम पीरियड, ये ना ऐसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 5% कुछ भी इंटरेस्ट हो सकता है, ये मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ कि सपोज करो पहले कोई इंटरेस्ट 10% मतलब कि लिया जाता था बैंक से, बैंक जो भी इंटरेस्ट लेता था लोन देने के बाद वो 10% का लेता था। अब इंटरेस्ट फ्री लोन में क्या होगा, 5% का इंटरेस्ट जो है वो लिया जाएगा, ये भी कुछ टाइम पीरियड के लिए, 5 साल हो सकते हैं, 6 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम बताया जाएगा बैंक के द्वारा। तो हम ये बोलेंगे कि वो इतने तक जो है उसको कम इंटरेस्ट पे पैसा मतलब कि लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो एक्चुअल इंटरेस्ट पे जो है वो पैसा आ जाएगा जो एक्चुअल इंटरेस्ट होता है। ओके, तो उसी को ही बेसिकली बोला जाता है इंटरेस्ट फ्री लोन। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 75,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उन पैसे का यूज़ करेगी अपने स्टेट में रिफॉर्म्स लाने के लिए, और जो पैसा दिया जाएगा वो एक इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। ओके, बेसिकली यहाँ पे क्या किया जा रहा है, स्टेट को सपोर्ट किया जा रहा है ताकि वो अपने स्टेट में जो है वो रिफॉर्म ला सके। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं कि एवरेज मंथली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जिसको आप बोलते हो, है ना। अब जीडीपी क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, सब इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, बट फिर भी मैं आपको हल्का बता देता हूँ। जीडीपी होता है कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है ना। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ों की तैयार कोई भी चीज़ों को तैयार किया जाता है, गुड्स को तैयार किया जाता है, सर्विसेज यहाँ पे जनरेट की जाती है, और उन पर्टिकुलर गुड्स की एक मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाती है, इसकी भी मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाएगी, सर्विस की भी। दोनों को प्लस कर दो, गुड्स की मॉनेटरी वैल्यू को, सर्विस की मॉनेटरी वैल्यू को, और टोटल जो प्लस करके हम निकालते हैं वो मॉनेटरी वैल्यू हमें हमारी जीडीपी बताता है कि हमारे यहाँ पे कितने गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हो रहे हैं, और उन गुड्स एंड सर्विसेज से कितना पैसा जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी वो होती है जी जीडीपी होती है। ओके, बाकी डिटेल में देखेंगे जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, अपना स्टैटिक पार्ट वो हमारा एप्लीकेशन पे ही चलेगा। ओके, तो यहाँ पे बस आप ये समझो कि जीडीपी जो है, यहाँ पे कलेक्शन की बात की गई है कि जीडीपी भी डबल होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है ना। तो ये बोला गया है कि गवर्नमेंट ने कि 2023 का अगर हम बात करें तो जीडीपी कितना आया, 1.66 लाख करोड़। बाकी डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यही याद रखो कि जीडीपी जो है वो डबलिंग देखने को मिली है 2023 में, गवर्नमेंट का ये भी कहना है। ओके, बाकी जीएसटी टैक्स बेस की हम बात करें वो भी डबल देखने को मिला है। ठीक है, इसको काट दो। जीएसटी टैक्स बेस में जो है वो भी डबलिंग देखने को मिली है, मतलब ये कहने का कि लोग जो है वो अपने जीएसटी उन्होंने पे करना जो है वो शुरू कर दिया। जीएसटी लिंकेज आपको पता है बिजनेस को करना शुरू किया था, उससे उसके बेसिस पे भी हम बात कर सकते हैं कि लोगों ने क्या किया, जीएसटी अपने जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो पे करना शुरू किया। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो पहले नहीं किया करते थे अब डबलिंग हमें देखने को मिली है, लोग जो है इन चीज़ों को कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के द्वारा ये भी चीज़ बोली गई कि इनकम टैक्स जो है हमारा, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स के में जो भी चेंजेस आएंगी वो हमारी तब आएंगी जब हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, यानी कि जो हमारा एक्चुअल बजट आएगा। ठीक है, जब हमारी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी उसके बाद आएगा, तब जाके इनकम टैक्स के बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है, अभी इनकम टैक्स के बारे में ये इंटरिम बजट है, यहाँ पे कोई बात नहीं की जाएगी, ये डिस्कस किया जाएगा जब हमारा रियल बजट आएगा, जो हमारा एक्चुअल बजट आएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जी इन्फ्लेशन का बारे में बताया गया कि इन्फ्लेशन भी कई हद तक जो है वो रिड्यूस की है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो देखो 5.5% तक लाया गया है इन्फ्लेशन को, जो कि हम बात करें 9.4% फिजिकल ईयर 14 में देखने को मिली थी, है ना। फिर हम बात करते हैं जी पर कैपिटा इनकम की, बात की है गवर्नमेंट के द्वारा कि पर कैपिटा भी हमें जो है वो इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिली है ना। 2013-14 में, 2023-24 में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हम ये बोलेंगे कि 2013-14 में जो पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी वो थी, हमारा ये नंबर है 68,572। और हम बात करें कि 2023-24 में पर कैपिटा इनकम जो है वो ये बताई गई कि इंडिविजुअल बंदा जो है वो कितना पैसा जो है वो कमाता है। ठीक है, उसकी ऑन एन एवरेज कितनी इनकम है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे तो अगर हम डेटा को मैं देखूँ वहाँ पे पीआईबी वहाँ पे तो बेसिकली 45% लिखा है, बट फाइनेंस मिनिस्टर जी की अगर स्टेटमेंट को देखा जाए तो वो उनके द्वारा 50% भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखिए। बाकी हम बात करें कि जीडीपी की बात करूं मैं, इंडिया की जीडीपी और वर्ल्ड की जीडीपी, और ये भी बोला गया है कि इंडिया की जीडीपी में भी हमें जो है वो ग्रोथ देखने को मिली, यानी कि हमारी इंडिया की जीडीपी हमें ज़्यादा देखने को मिली अगर हम बाकी कंट्रीज़ की जीडीपी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात बताई गई है इनके द्वारा। फिर हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट की, बात करें हम कैड की। ठीक है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट की भैया हम पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पढ़ते हैं, जब हम स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, अभी फ़िलहाल आप समझो। ठीक है, अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि ये हमें डिक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला 2023-24 में। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट गवर्नमेंट का कहना है कि वो भी जो है वो डिक्रीज़ हुई है। ओके, फिर हम बात करते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हुई है, लोगों ने ज़्यादातर जो है वो ऑनलाइन पेमेंट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट किया है।
और रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, यानी कि गवर्नमेंट ने पैसा भी जो है ज़्यादा मतलब हम बात करें कि रेवेन्यू अच्छा खासा गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, 30 लाख करोड़ आप देख सकते हो इतना गवर्नमेंट का कहना है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना वो कमाया है उन्होंने उससे उस पे मतलब कि जितना कमाते हैं और उसके बाद उन पैसों से वो खर्चा कितना कर रहे हैं, ठीक है, वो इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला। वो हो सकता है कि उन्होंने वेलफेयर एक्टिविटीज़ में लगा दिया है ना, सैलरीज वगैरह दे दी लोगों को, है ना, सब्सिडीज़ में दे दिया है ना। तो उस बेसिस पे हम बात करें जो भी कमाया था उसके बाद उससे पैसों से एक्सपेंडिचर कितना गवर्नमेंट ने किया वो भी इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला, 36.5 लाख करोड़। ओके, जो कि आप देख सकते हो एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है, रेवेन्यू हमारा कम है, जो कि 2024-25 के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आप ये एस्टिमेट लगा सकते हो कि ये गवर्नमेंट के द्वारा बताया जा रहा है 2024-25 का जो हमें जो है ये, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो ये बेसिकली 24 to 25 के बारे में गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया, ठीक है। तो 23 का मत समझना ऐसे, यहीं पे मैंने लिखा भी हुआ तभी मैंने विल इंक्रीज़, है ना, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो आपकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, 30 लाख करोड़ 2024-25 में ऐसा बोला गया गवर्नमेंट के द्वारा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, 2024-25 में, ये आप देख सकते हो 36.5 लाख करोड़। तो इसको आप इसको अगर देखो 36.5 लाख करोड़ ज़्यादा है 30 लाख करोड़ से, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से, है ना। 2024-25 का अगर हम बात करें पूरे साल का, अगर हम फाइनेंशियल ईयर देखें तो, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट हमने देखा कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है बट कमाई कम है ना। तो क्या होगा 30 माइनस 36.5 करो, क्या आता है, -6.5 आता है ना, मतलब कि नेगेटिव में वैल्यू आती है, डेफिसिट बता रही है ना। वही चीज़ होगी, आपने कमाया कितना 100 रुपया, खर्चा कितना किया 150 रुपया, तो 50 रुपये आप अपने जेब से खर्चा करोगे, है ना, तो नेगेटिव वैल्यू जाएगी आपकी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि डेफिसिट हमें जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बेसिकली 2024-25 का डेटा बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर 2024-25 का अगर हम बात करें, कैपिटल रिसिप्ट भी गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई है कि हमारी 17.6 लाख करोड़ होगी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है कि ये बेसिकली कैपिटल पे आती है, ठीक है। और कैपिटल जैसे कि आपने कोई भी हम बात करें ब्रिजेस लगाए, रेलवे सेक्टर आपने कोई कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया, है ना, मेट्रोज लगाई, ठीक है, तो बेसिकली ये सारा क्या है जी आपकी कैपिटल है। इन्हीं पे ही रिसिप्ट होगी, इन्हीं पे ही एक्सपेंडिचर होगा, इन्हीं पे खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि हम बात करें बाहर से कोई मशीन वगैरह जो है फॉरेन से लाई जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो मशीन को लाया जाएगा तो उसके लिए पैसा दिया जाएगा ना, खर्चा किया जाएगा, तो वो कैपिटल हुई ना, है ना। तो कैपिटल हुई वो मशीन जो भी लाई जा रही है बाहर से। अब कैपिटल होती क्या, कैपिटल वही होती है जिन चीज़ से क्या करते हो आप फ्यूचर गुड्स वगैरह जो है वो तैयार करते हो। बट आपको कैपिटल जो होती है आपकी वो लॉन्ग टाइम के लिए रहती है ना। अब आपने कोई मशीन बाहर से लाई, अब वो एक एक बार यूज़ करने से तो ख़राब ना हो जाएगी, उसी मशीन से क्या करते हो कई सारे गुड्स को तैयार किया जाता है ना। तो आप देख रहे हो कि कैपिटल जो है ये एक बार लाए आप, और कितने टाइम तक इसने निकालेगा आपको, है ना। तो ये बेसिकली हम बोलेंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, और इसी पे ही बोला गया है कि मशीन जो ला रहे हैं उस पर खर्चा जो किया जा रहा है इस टाइप के, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट डिटेल में ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि यार ये आपका स्टैटिक पार्ट है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा जितना भी है ये आपका सारा स्टैटिक पार्ट है, ये हम डिस्कस करेंगे आपके जो हमारा मेन कोर्स आएगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। बाकी आई थिंक आपको पता ही होगा, अगर आप लोग बजट देख रहे हो तो आपको ये चीज़ें टर्म्स के बारे में आप फैमिलियर होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें, और फिजिकल डेफिसिट बताया गया है कि 2023-24 का 5.1% ऑफ जीडीपी था। और रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो वो बताया गया 23-24 का हमारा 2.8% ऑफ जीडीपी था। लेकिन टारगेट किया जा रहा है कि 2024-25 का हम कितना रखेंगे 2.0, यानी कि 2% रखेंगे ऑफ जीडीपी। और फिजिकल डेफिसिट हमारा रहेगा 2024-25 का टारगेट किया जा रहा है 5.1% ऑफ जीडीपी, ठीक है। अब मिनिस्ट्रीज़ की बात करते हैं, मिनिस्ट्रीज़ को पैसा वगैरह जो है वो दिया जाएगा पूरे एक साल के लिए, तो उसकी एलोकेशन की बात की गई है। तो यही बोला कि डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, फिर रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री को दिया जाएगा, फिर रेलवे मिनिस्ट्री को दिया जाएगा। तो प्रॉपर एक सीक्वेंस प्रायोरिटी में बताया गया है। और फिर ये भी बोला गया कि पैसा जो है वो आएगा कहाँ से, यानी कि रेवेन्यू कहाँ से होगा गवर्नमेंट को 2024 to 2025 के लिए। तो वही 28% पैसा जो है गवर्नमेंट को अगर सपोज करो 1,000 रुपया है, 1,000 रुपये से आप लगा लो 28% कर लो आप 1,000 का, ठीक है। जो भी वैल्यू आती है क्या आती है 280 आती है ना। तो 280 रुपये गवर्नमेंट को कहाँ से आएंगे, जो बोरिंग करेगा, है ना, गवर्नमेंट बाहर से पैसा ले रहा है इंटरेस्ट पे, है ना, लोन पे पैसा ले रहा है ना, बाहर कंट्री से ले रहा है, बैंक से ले रहा है। तो अब यहाँ से बेसिकली आप देख सकते हो 28% जो गवर्नमेंट को पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, बोरिंग से आएगा, जो कि एक किस्म की क्या होगी गवर्नमेंट की लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी क्या होती है, टेंशन, यानी कि आपको पैसा लिया है तो आपको वापस भी करना है विद द इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है। तो हम बोलेंगे 28% गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आएगा, बोरिंग से आएगा, लाइबिलिटी से आएगा। 19% पैसा गवर्नमेंट को कहाँ से आएगा, इनकम टैक्स से आएगा, डायरेक्ट टैक्स से आएगा। और जीएसटी से 18% आएगा इनडायरेक्ट टैक्स से।
और कॉर्पोरेट टैक्स से 17% और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%, कस्टम ड्यूटी से 4%। तो इस टाइप से आप जाके देख सकते हो। बाकी आपको पिक्चर पे एक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी ये काम करना, पिक्चर को देख लेना, पाई चार्ट है पूरा पीआईबी में दिया गया है, तो वही मैं आपको शेयर कर दूंगा। वहाँ पे प्रॉपर बताया हुआ है किस हिसाब से जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो की गई है, जो पैसा हमारा आएगा और पैसा हमारा जाएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहो देख सकते हो, बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको बस यही पता होने चाहिए 3-4 स्टार्टिंग के ही, कि ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा, बोरिंग से, लाइबिलिटी से, सेकंड नंबर पे हमें पैसा आएगा इनकम टैक्स से, थर्ड नंबर पे आएगा जीएसटी से, फोर्थ नंबर पे आएगा कॉर्पोरेशन टैक्स से। ठीक है, यही आपको पता होना चाहिए, इतना सफिशिएंट है। फिर रुपीज़ गोज़ टू, यानी कि पैसा जाएगा कहाँ पे, एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा 2024-25 का, तो वही इंटरेस्ट पेमेंट। अब पैसा लिया है बाहर की कंट्री से, बैंक से पैसा लिया है गवर्नमेंट, तो ऑब्वियस ही बात है पैसा देना भी होगा, देंगे तो ऑब्वियस इंटरेस्ट रेट भी देना होगा। तो वही जो इंटरेस्ट रेट में पैसा जाएगा गवर्नमेंट का, वो 20% जाएगा, है ना। अगर हम बात करते हैं, अगर 1000 रुपया है गवर्नमेंट के पास, तो वो क्या करेगी, 200 रुपया जो है गवर्नमेंट दे देगी। ठीक है, 200 रुपया दे देगी किसमें, इंटरेस्ट पेमेंट पे। और स्टेट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो फंड वगैरह जो है वो दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, इन द नेम ऑफ शेयर ऑफ टैक्स में। ठीक है, तो शेयर ऑफ टैक्स के बेसिस में दिया जाता है, और वो भी कितना दिया जाएगा, 20% दिया जाएगा, जो भी उनका हम बात करें खर्चा है। ठीक है, उसका 20% दिया जाएगा यहाँ पे। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी जो है 16% का खर्च किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी 8% का जो है वो खर्च किया जाएगा पैसा गवर्नमेंट के द्वारा। डिफेंस में 8% का खर्च किया जाएगा, बाकी इसका भी पाई चार्ट दे दूंगा, आप एक बार देख लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, अब हम यहाँ पे से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। यही लेंथियस्ट बजट स्पीच किसकी थी, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्ड्स किसके द्वारा जो है वो यूज़ किए गए थे जब बजट स्पीच दी गई थी, तो हम बोलेंगे मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में। ठीक है, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो हम ये बोलेंगे इनके द्वारा हम बात करेंगे कि 18650 वर्ड्स का यूज़ किया गया था, यानी कि हम बात करें 18,650 वर्ड्स का इनके द्वारा यूज़ किया गया था बजट स्पीच में। ओके, और फिर हम बात करते हैं, अगर टाइम टेकिंग की मैं बात करूं कि बजट स्पीच में सबसे ज़्यादा टाइम जो है कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया था, तो वो थे जी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे 2020 में। ठीक है, आप देख सकते हो 2 घंटे और 42 मिनट्स लगे थे इस पर्टिकुलर बजट स्पीच को कंप्लीट होने में। और मोरारजी देसाई की हम बात करें तो 10 बार इन्होंने बजट प्रेजेंट किया है, और टॉप पे रहे हैं ये। ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं ये, तो 10 बार मोरारजी देसाई के द्वारा बजट स्पीच दी गई है। और पी चिदम्बरम जो है 9 बार, और प्रणब मुखर्जी 7 बार। ये टॉप 3 आप याद रख सकते हो। बाकी निर्मला सीतारमन जो है उनके द्वारा जो है ये 6th बजट स्पीच थी। ठीक है, तो ये था जी, हमने कंप्लीट देख लिया, हमारा पूरा इंटरिम बजट हमने कंप्लीट कर दिया, सफिशेंट है। बाकी पीडीएफ आपको सारे नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, और हमने एक ही दिन में पूरा इंटरिम बजट जो है वो कवर कर दिया है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यू लगाओ। ठीक है, तो बस चलो इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।